नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज हम लोग 18 सितंबर 2018 को शिफ्ट 1 में हुई परीक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें जितने सभी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए होंगे उनके बारे में एक एक करके जानेंगे। इस बात की जानकारी से पहले हम आपसे कुछ बात कहना चाहेंगे। हमें मुश्किल रास्तों को बदलना पसंद है। जी हाँ, हमें मुश्किल रास्तों को बदलना पसंद है। जलेबी की तरह उलझकर फिर सुलझना पसंद है। जलेबी की तरह उलझकर फिर सुलझना पसंद है। सफलता हमें अपनी मेहनत से मिलती है और इस रास्ते पे हमें गुजरना पसंद है। जी हाँ, इस रास्ते से हमें गुजरना पसंद है। इसी के साथ हम लोग अपने प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और सबसे पहला प्रश्न जो ऊपर स्क्रीन पे थोड़ा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा था, इस वजह से हमने यहाँ पे उसे नहीं डाला है, लेकिन यह प्रश्न आप लोग पहले से भी जान रहे होंगे। ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन किस में किया जाता है? तो ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में किया जाता है और इसी माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग ऊर्जा गृह या ऊर्जा घर के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, कोयल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कितनी डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है? तो इस प्रश्न के लिए हम लोग देखेंगे कि जब 90 डिग्री, जी हाँ, जब चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष 90 डिग्री की एंगल बनती है तो उस समय प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है और यह झुकता है। जी हाँ, जो प्रकाश की किरण है वो पानी से जब ग्लास की ओर जाती है तो वह झुक जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे हम लोग इस प्रश्न के बारे में हम लोगों को पता है, पहले ही हम लोगों ने 10वीं कक्षा में दो बातें पढ़ी थी। जी हाँ, एक पढ़ी थी प्रकाश का परावर्तन और दूसरा प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन में इन बातों को हमने पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरण किसी पुंज से आती है और एक माध्यम से टकराकर पुनः वापस लौट जाती है तो उसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली किरण को आई से नोटेट किया जाता है, जिसे हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं, तथा टकरा कर लौट जाने वाली किरण को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, जिसे हम लोग परावर्तित किरण कहा जाता है। हम लोग उसे परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं। यहाँ से हम लोगों को क्या मिलता है कि इस जगह पे एक ऐसे नॉर्मल होता है और दूसरा बीच में एक नॉर्मल है और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे होता है। ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है और ये हमारा इंसिडेंट रे है। ठीक उसी प्रकार से जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आती है, या कह सकते हैं कि विरल माध्यम से जब सघन माध्यम की ओर गति करती है तो वह अभिलंब की ओर अथवा नॉर्मल की ओर झुक जाती है। इसी को हम लोग नॉर्मल कहते हैं या इसी को हम लोग अभिलंब कहते हैं या इसी को कहीं कहीं सामान्य भी लिखा हुआ रहता है। तो एक माध्यम से जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रकाश गति करती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और यह प्रश्न इसी पे बेस्ड है। यहाँ से हम लोगों को जानकारी मिलती है कि यह जो प्रश्न दिया हुआ है, जब प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है तो वह सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है। मतलब सामान्य की ओर अर्थात नॉर्मल की ओर झुक जाता है और उसकी गति धीमी हो जाती है। प्रकाश जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, जैसे हवा से होकर गुजरी और कांच से होके फिर वापस गुजरेगी, या हवा में वैसे प्रकाश माध्यम चल रही है और वह जाकर पानी के बीच से गुजरेगी तो उसकी स्पीड, उसकी गति कम हो जाएगी। इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि 120 वाट के विद्युत लैंप का 120 वाट के अगर विद्युत लैंप की बात करें तो 120 वाट के विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। तो लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा का यूनिट्स क्या होगी, इसके बारे में गणना करना है। तो यह प्रश्न हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। आइए हम लोग इसे भी सॉल्व करते हैं। हमारे पास इस प्रश्न में दो चीज़ें दी हुई है। एक है पावर, चूँकि यूज किया जाता है तो पावर कितना दिया हुआ है, 120 वाट दिया हुआ है और टाइम हमारे पास 8 घंटे दिए हुए हैं। तो यहाँ से हम लोगों के पास जब कभी भी ऐसे प्रश्न है जिसमें पावर और समय आपको दिया हो तो उस समय ऊर्जा का फॉर्मूला में पावर इंटू
टाइम कर दीजिएगा और उसे 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा। इस समय ऊर्जा का फॉर्मूला ही यही होता है। यहाँ आपको क्या करना है, P इंटू टी और डिवाइडेड बाय 1000 कर देना है। जी हाँ, P इंटू टी और डिवाइडेड बाय 1000। जब P इंटू टी और डिवाइडेड बाय 1000 कीजिएगा तो आपके पास 120 इंटू 8 और नीचे में 1000 आ जाएगा। और यहाँ से फिर 1000 के एक जीरो के और 120 के एक जीरो को काटेंगे तो इस प्रकार से हमें 12 8 जा 96 और नीचे हमारे पास 100 बचेगा, क्योंकि एक जीरो कट जाएगा तो यहाँ से हमारे पास 100 बचेगा। और इस बात से हम यहाँ से जानकारी कर लेंगे कि जब हमारे पास 100 बच गया तो यहाँ से क्या पता चल जाएगा हमारे पास, जब 100 को फिर 96 को जब 100 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, जब 96 को हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 0.96 यूनिट्स आ जाएगा और यह इसका सही उत्तर होगा। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या क्या किया, तो सबसे पहले पावर को लिखा और समय को लिखा, और एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 1000 होता है। और फिर 120 इंटू 8 करके 1000 से जब डिवाइड किया तो हम लोगों ने 0.96 पाया और इसका यह सही जवाब है। इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारे बीच है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही फॉर्मूला क्या होता है। तो Ca और हॉल 2 में OH बीच में रहेगा। CaOH हॉल 2, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को दोनों के साथ ब्रैकेट बंद करके और उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है। तो ये कई बार इस प्रश्नों को हम लोगों ने पढ़ा है, 1/6 गुना होता है। उसके बाद का प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें समूह में हैलोजन को रखा गया है और इस हैलोजन में हमारे पास कुछ तत्व आते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले भी यह पढ़ा है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है और आयोडीन। जी हाँ, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन ये सभी हैलोजन समूह के तत्व हैं और इसे कई बार हम लोग अलग अलग तरीके से यूज भी करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न हमारे बीच है, कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है। तो वह प्लांट बॉडी स्पाइरोगायरा है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है। ये हम लोग 9वीं क्लास में जब पढ़े थे, आर्थ्रोपोडा, एसिटोडा, निमेटोडा, ये कई सारे जीवों का एक समूह था और उसी समूह का एक पार्ट स्पाइरोगायरा आता है जो जीव का एक प्रकार है, वह उसी के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। इसके बाद हम लोगों के बीच अगला प्रश्न है, दो प्रतिरोधक 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं तो सर्किट में विद्युत धारा कितनी होगी। हम लोगों के बीच यहाँ पे रेसिस्टेंस की बात की गई। अगर R1 10 ओम मान लें तो R2 20 ओम हो जाएगा और पहले इन दोनों का ऐड करके हम लोग को श्रृंखला में जुड़ा हुआ है तो R निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग 10 ओम और 20 ओम को ऐड करके 30 ओम एक R निकाल लेंगे। फिर V इज इक्वल टू IR का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमारे बीच वो उत्तर आ जाएगा। चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग आगे समझ लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर हमारे पास इसमें क्या दिया हुआ है, R1 इज इक्वल टू 10 ओम दिया हुआ है और R2 इज इक्वल टू 20 ओम दिया हुआ है। फिर V इज इक्वल टू अर्थात वोल्ट, R4 रेसिस्टेंस एंड V4 वोल्ट, V इज इक्वल टू 6 वोल्ट दिया हुआ है। तो पहले क्या करेंगे, समतुल्य प्रतिरोध R निकालने के लिए R1 प्लस R2 करेंगे और R1 प्लस R2 करने पे 10 ओम प्लस 20 ओम अर्थात 30 ओम प्राप्त होगा। फिर हम लोग V इज इक्वल टू IR फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और V इज इक्वल टू IR होता है तो यहाँ से I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R हो जाएगा। तो वोल्ट हमारे पास 6 वोल्ट दिया हुआ है और रेसिस्टेंस हमारा टोटल समतुल्य प्रतिरोध 30 निकला हुआ है। और फिर जब हम लोग 6 को 30 से डिवाइड करेंगे, 6 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 एम्पियर प्राप्त होगा और यही इसका सही जवाब होगा। इस प्रश्न के बाद हम लोग फिर अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे।
अगला प्रश्न हमारे बीच है, कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं होता है? तो बेकिंग सोडा अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? तो बेकिंग सोडा अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है या क्या कहा जाता है? तो इसके बारे में हम लोगों को पता है कि एक होता है श्रव्य तरंग जिसे हम लोग सुन सकते हैं, और एक होता है अपश्रव्य तरंगे जिसे हम लोग नहीं सुन सकते हैं बल्कि कुत्ते, बिल्ली, सांप, कछुआ ये सब सुन पाते हैं। और एक होता है पराश्रव्य तरंगे, और जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं ये किसी जीव के द्वारा सुनना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसके बारे में हम लोगों को पता है। तो पहले ये जानेंगे कि जो सुनने के योग्य होता है उसे श्रव्य तरंग या ऑडिबल साउंड वेव कहा जाता है, या इसको श्रव्य ध्वनि तरंग भी कहा जाता है। तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच का जो रेंज होता है, यहाँ 20,000 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, अर्थात 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो तरंग होगी उसे हम लोग सुन सकते हैं, और ये सभी मनुष्य सुन पाते हैं। ठीक उसी तरह से जो अपश्रव्य तरंगे हैं उसे इंफ्रासोनिक वेव कहा जाता है। कौन सा? इंफ्रासोनिक वेव अर्थात अपश्रव्य तरंगे। और ये जो आवृत्ति है यह 20,000 तो नहीं हो पाती, लेकिन 20 हर्ट्ज से कम होती है। हाँ, इंफ्रासोनिक वेव जो होती है वह 20 हर्ट्ज से कम होती है। अर्थात ये जो अपश्रव्य तरंगें बड़े ध्वनि स्रोत या वस्तुओं द्वारा उत्पन्न की जाती है, जैसे भूकंप के समय पृथ्वी के द्वारा जो उत्पन्न तरंगें होती है, और अपश्रव्य तरंगें कुत्ते, बिल्ली, सांप, कछुआ ये सब जंतु सुन पाते हैं। इसके बाद एक होता है पराश्रव्य तरंगें जो 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है, और इसे सुनना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, सर्वप्रथम गाल्टन नामक वैज्ञानिक ने एक विशेष प्रकार की सीटी द्वारा इसकी उत्पत्ति या इसको उत्पन्न किया था। अधिक आवृत्ति पर कम तरंग दैर्घ्य होने के कारण इनमें अत्यधिक ऊर्जा संचित होती है। तो 3 तरह की तरंगें होती है, एक ऑडिबल वेव बोल सकते हैं, एक इंफ्रासोनिक वेव बोल सकते हैं, और एक अल्ट्रासोनिक वेव बोल सकते हैं। श्रव्य तरंग अर्थात ऑडिबल वेव, अपश्रव्य तरंग अर्थात इंफ्रासोनिक वेव, और पराश्रव्य तरंग अर्थात अल्ट्रासोनिक वेव। तो ये तीनों वेव के बारे में हम लोगों को पता चल गया। अगला प्रश्न है, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया? तो परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण मोसले के द्वारा किया गया था। जी हाँ, किसके द्वारा? तो यह मोसले के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? तो 5 से 8% के बीच एसिटिक एसिड को सिरका के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से कौन सी निष्क्रिय गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्बों में दोस्तों आमतौर पर रासायनिक रूप से आर्गन गैस भरी जाती है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, भले ही आसान है लेकिन परीक्षाओं में इसे कई बार रिपीट करके पूछा जाता है। फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न हमारे बीच है, कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो प्रमुख रूप से हम लोगों में या जीवों में अगर मनुष्यों की बात करें तो 2 प्रकार के ये हार्मोन्स आते हैं। एक आते हैं एस्ट्रोजन और दूसरा आता है टेस्टोस्टेरोन, और ये दोनों की प्रकृति थोड़ी सी अलग अलग होती है, जो युवा अवस्था के दौरान कुछ चीज़ों में बदलाव लाती है। वैसे जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होती है यह एस्टेरॉइड होता है, जो ग्राफियन फॉलिकिल कहा जाता है, और उसी के द्वारा यह स्रावित होता है। और यह हार्मोन यौना अवस्था में यौन लक्षणों जैसे गर्भाशय, योनि या फिर भगशिश्न जिसको बोलते हैं, या स्तनों में विकास को प्रेरित करता है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन होता है, और इस हार्मोन का स्राव
इसको हम लोग कॉर्पस ल्यूटियस बोलते हैं और कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा ही इस हार्मोन का स्राव होता है। यह एस्ट्रोजन से सहयोग कर स्तन के विकास एवं दुग्ध ग्रंथियों को सक्रिय करता है। इसके अतिरिक्त यह गर्भावस्था एवं प्रसव में होने वाले परिवर्तनों से भी संबंध रखता है। अतः यह हार्मोन गर्भाधारण के निर्धारण वाला हार्मोन कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? तो जिस अभिक्रिया में गर्मी उत्पन्न होती है उसे ऊष्मा का अवक्षेपण कहा जाता है और इसीलिए इस अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रमुख रूप से यह दो तरह के होते हैं। जिस अभिक्रिया में गर्मी या ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्मा का अवक्षेपण कहा जाता है। इसीलिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं और जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उस अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होगी उसे एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। अगला प्रश्न है, करेवा जो मिट्टी या गाद का एक प्रकार होता है वह किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? तो वह जम्मू कश्मीर राज्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, KR मीरा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताएं जो राजनीति में ईमानदारी और आदर्शवाद की कीमत चुकाने के विषय में प्रासंगिक सवाल उठाती है। तो उस किताब का नाम, उस बुक का नाम द गॉस्पेल ऑफ यूदास है। इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कौन से लेखक को उनके अंग्रेजी उपन्यास द ब्लैक हिल के लिए 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह उस समय का करंट अफेयर्स का प्रश्न था। तो वह राइटर ममंग दाई हैं जिन्हें 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो वाटरलू का युद्ध 1815 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, युजवेंद्र चहल किस खेल से संबंधित हैं? हम सबों को ये पता है कि यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी दोस्तों ओल्गा नदी है। अगला प्रश्न है, चुनावी प्रक्रिया की बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में किस दिनांक को 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया? तो हम लोगों को ये पता है कि 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। उसी दिन भारत सरकार ने भी इस दिवस को बहुत ही स्वभावपूर्ण और खुशी से मनाया। अगला प्रश्न है, भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल कौन सा आयोजन मनाया जाता है? तो इसी दिन 9 जनवरी को साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत लौट कर आए थे और उसी की खुशी में या उसी के अवसर पर हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं और पूरा भारत देश उस दिन इस दिवस को बहुत ही खुशहाली से मनाता है। इसी के साथ अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यह प्रवासी भारतीय दिवस से संबंधित एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान में अवश्य ही रखें। अगला प्रश्न है, देश में महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले भारतीय स्टार्टअप के विशेष रूप से तैयार विस्तृत परामर्श प्रोग्राम का नाम क्या है? तो इस प्रोग्राम का नाम लॉन्च पैड एक्सीलेटर इंडिया है। जी हाँ, लॉन्च पैड एक्सीलेटर इंडिया है। तो इस प्रकार जीके जीएस के सभी प्रश्नों की चर्चा हम लोगों ने कर ली है। फिर इसके आगे वाले शिफ्ट के प्रश्नों को मैं अगले दिन आपके बीच लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप सबों का दिन मंगलमय हो। हैव अ नाइस डे एंड सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।